बात करते हैं चैप्टर हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, अब हम सभी जानते हैं, लाइटेस्ट एलिमेंट भी है। पोजीशन ऑफ, सबसे पहले बात कर लेते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। तो देखिए ये दो ग्रुप से सिमिलरिटी शो करता है, एक एल्कली मेटल से और दूसरा हेलोजन से। तो हमने एल्कली मेटल में क्या ये दोनों में डिफरेंस नहीं है भाई, ऐसे करके अक्सर डिफरेंस लिखा जाता है पर ये डिफरेंस नहीं है, ये सिमिलरिटी है एल्कली मेटल से, क्या क्या इसकी सिमिलरिटी है, और ये हेलोजन से इसकी क्या क्या सिमिलरिटी है, ये डिनोट करा। तो पहले एल्कली मेटल वाला जान लें। एल्कली मेटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका NS1 होता है एल्कली मेटल का, तो हाइड्रोजन का 1s1 होता है। एल्कली मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, Na+K+ सब बनाते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है +1। एल्कली मेटल की वैलेंसी 1 होती है, तो इसकी भी वैलेंसी 1 है। लिबरेशन एट कैथोड, कैथोड पर ये लिबरेट होता है, एल्कली मेटल भी कैथोड पे लिबरेट होते हैं, ये भी कैथोड पे लिबरेट होता है। अच्छा, हेलोजन के साथ क्या सिमिलरिटी है, फिजिकल स्टेट नॉन मेटल है, जैसे हेलोजन नॉन मेटल है वैसे ये भी नॉन मेटल है। एटॉमिक स्थिति डाई एटॉमिक है, जैसे फ्लोरीन F2 होता है, क्लोरीन Cl2 होता है, Br Br2 होता है, वैसे हाइड्रोजन H2 होता है। फॉर्मेशन ऑफ H-, जैसे Cl-, Br-, F- बनता है, वैसे H- भी बनता है। आयनाइजेशन एनर्जी इसकी हाई होती है, भाई नॉन मेटल का कैरेक्टर है कि आयनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या होती है, हाई होती है। लिबरेशन एट एनोड, एनोड पर भी, कैथोड पे भी लिबरेट होता है, एनोड पे भी लिबरेट होता है। एनोड पर आपके ये सब लिबरेट होते हैं, कौन है ये, हेलोजन, और कैथोड पर अपना एल्कली मेटल लिबरेट होता है, तो ये भी इधर भी हाइड्रोजन। तो ये दोनों से क्या शो करता है, सिमिलरिटी शो करता है। अब देखिए आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम लाइट लाइट हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम हैवी हाइड्रोजन है, और ट्राइटियम रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है। अगर इनके रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वो होता है जो हल्का होता है, जैसे ये, उसके बाद ये, फिर ये। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी लिखा हुआ है, इसको आप क्या करिएगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए 4 तरह के डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं, वो आइसोटोप नहीं है ये 4 तरह के हाइड्रोजन, वही हाइड्रोजन H। पहला मॉलिकुलर हाइड्रोजन जिसको हम H2 कहते हैं। H2 दो तरह का होता है, एक ऑर्थो और एक पैरा। ऑर्थो और पैरा में क्या डिफरेंस है कि जैसे दो एटम हैं दोनों, जैसे मान लीजिए 2 हाइड्रोजन एटम हैं और दोनों का न्यूक्लियस अगर सेम डायरेक्शन में घूम रहा है, ये भी ऐसे ऐसे दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, स्पिन स्पिन किसका, न्यूक्लियस का, इलेक्ट्रॉन का नहीं है, न्यूक्लियस का, सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो उसको ऑर्थो बोलते हैं। और मान लीजिए कि ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, या ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, नहीं ये ऐसे घूमेगा और ये ऐसे ना, उल्टा है, अच्छा हाँ सही है, ऐसे दोनों एक दूसरे के अपोजिट घूम रहे हैं, ऐसे या तो ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा। अब यार वीरू सहस्त्र बुद्धि की तरह तो मेरी हाथ नहीं चलती ना कि मैं 2 लैंग्वेज एक साथ लिख सकता हूँ, मैं प्रैक्टिस करूँगा इसके लिए। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, पैरा। अच्छा, ऑर्थो ज़्यादा स्टेबल होता है पैरा से, इसीलिए रूम टेम्परेचर पे आपको हाइड्रोजन का जो सैंपल आप लेते हैं उसमें 75% ऑर्थो एंड 25% क्या होता है, पैरा होता है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर घटाते हैं पैरा बढ़ता है, और आप टेम्परेचर घटाते घटाते जब 20 केल्विन पे चले जाते हैं तो ऑर्थो 0 हो जाता है, पैरा 100% हो जाता है। तो इसका मतलब आप सोच रहे होंगे कि टेम्परेचर बढ़ाते जाए तो सर ऑर्थो बढ़ेगा, बेशक बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाइए ऑर्थो बढ़ेगा, और बढ़ाते जाइए ऑर्थो बढ़ेगा, लेकिन आप 100% ऑर्थो नहीं पा पाएंगे, उससे पहले H2 का मॉलिक्यूल टूट के एटम बन जाएगा। तो कहने का मतलब वी कैन नॉट गेट 100% ऑर्थो बट वी कैन गेट 100% पैरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बट ऑर्थो इज मोर स्टेबल देन पैरा। अच्छा, ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी,
बट सम फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट लाइक मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्थो का ज़्यादा होता है पैरा का कम। भाई इन दोनों के तो मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे कैंसिल कर देंगे ना, अपोजिट है, एक ही डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे तो इसका ज़्यादा हो जाएगा, ये तो नॉर्मल सी बात। दूसरा एटॉमिक हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को तोड़ के बॉन्ड एटॉमिक हाइड्रोजन बना दिया। एनर्जी कितनी लगी 103 किलो कैलोरी। एनसीईआरटी का डेटा चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना, अगर मान लीजिए कि कुछ मिस्टेक हो 103 में तो वहाँ करेक्शन कर लीजिएगा। मोस्ट रिएक्टिव विद मैक्सिमम एनर्जी, मतलब आपको कोई बोले कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन, तो आप बोलो एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है, और ऐसे बनता है, ये भी ठीक है। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, नेसेंट हाइड्रोजन है नेवली बॉर्न भी बोल सकते हैं, वेरी रिएक्टिव होता है, मतलब मोस्ट रिएक्टिव नहीं होता, वेरी रिएक्टिव होता है, यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब जैसे आप जिंक को H2SO4 से रिएक्ट कराए तो ZnSO4 प्लस H2 लिखते हैं हम, पर वो एक्चुअली में H2 ना होकर वो 2 H होता है, बाद में जुड़ के H2 बना लेता है, लेकिन पहले नेसेंट हाइड्रोजन ही आपको मिलता है। ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन, ये वो हाइड्रोजन है जो सरफेस पर, मेटेलिक सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं, उनको ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन बोला जाता है। और इसमें इस मेटेलिक सरफेस पे जो एडजॉर्ब होने की प्रॉपर्टी है वो मेटल टू मेटल वेरी करती है। सबसे अच्छा एडजॉर्बेंट होता है कोलाइडल पैलेडियम, फिर पैलेडियम, फिर प्लेटिनम, फिर निकल, ठीक है। अच्छा, अगर हम इन सभी हाइड्रोजन के रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा है एटॉमिक हाइड्रोजन। AH मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन, NH मतलब नेशनल हाईवे नहीं है भाई, NH मतलब है नेसेंट हाइड्रोजन, OH मतलब ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन, और MH मतलब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मतलब लीस्ट रिएक्टिव है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और मोस्ट रिएक्टिव है एटॉमिक हाइड्रोजन। रट्टा मार लीजिए भैया इसको, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की, हाइड्रोजन कैसे बनाया जाए। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। देखिए भाई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है, पहली बात तो लैपटॉप बंद कर दे, इस सामने दिखता है ना इसमें। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले लैब मेथड है, लैब में ही अपने बना सकते हो हाइड्रोजन, ज़रूरत पड़ेगी तो जिंक को डाइल्यूट HCl में डाल दो, हाइड्रोजन मिल जाएगा। पहली बात मैं आपको ये समझा दूँ, मैं आपको सारी चीज़ें NCERT की ही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि NCERT को हमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ रहा है, मैं सारा NCERT का ही पढ़ा रहा हूँ, आपको खाली लिख लेना है, ठीक है। शंका का कोई समाधान नहीं है भैया, NCERT देख लेना। अच्छा, दूसरा क्या है कि लैब में आप जिंक को एक्वस NaOH के साथ डाल दीजिए तो सोडियम जिंकेट बन जाता है, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, ठीक है भाई। सोडियम जिंकेट प्लस H2, अपन को तो H2 से काम। कॉमर्शियल मेथड, मान लीजिए कि भैया बिजनेस लगाना हो, MBBS करने के बाद आपको लगा कि पैसा जब कम कमा पा रहे हैं, बिजनेस करेंगे, तो ठीक है बिजनेस करना। इलेक्ट्रोलिसिस से एसिडिफाइड वाटर कर देना, एसिडिफाइड वाटर का मतलब पानी में थोड़ा एसिड मिला देना, इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, कैथोड पर ये निकलेगा, एनोड पर ये निकलेगा। अब आपको चाहिए प्योर हाइड्रोजन, लगभग 100%, 99.99%, 95%, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वार्म BaOH ट्वाइस सोल्यूशन ले लीजिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ले लीजिए, गिव 99.95% प्योर हाइड्रोजन। अब आप बोलेंगे कि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन है, अरे इलेक्ट्रोलिसिस तो यही है, BaOH ट्वाइस की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी, BaOH ट्वाइस में रहेगा खाली। अच्छा, Ni इलेक्ट्रोड की यहाँ जरूरत पड़ती है, इसमें इलेक्ट्रोड नहीं लिखा, इसमें इलेक्ट्रोड लिख लीजिएगा आप लोग, इसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है, इनर्ट इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, ब्राइन बोलते हैं, ये मेथड तो NaOH को बनाने का है, इसका हाइड्रोजन भी बन जाता है। NaCl ऐसे टूटता है, वाटर ऐसे टूटता है। अब आपको एनोड पर Cl इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, Cl2 बनाता है, और कैथोड पर H इस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और H2 बना लेता है। आपका मतलब H2 से ही तो है। रिएक्शन ऑफ स्टीम विद हाइड्रोकार्बन या कोक या CO, यहाँ मैंने केवल अभी हाइड्रोकार्बन वाला लिखा है, जगह नहीं था, अभी कोक वाला लिखेंगे। अब जैसे CH4 है, उसको वाटर से, स्टीम से रिएक्ट कराया आपने, स्टीम से, तो CO+3H2 बना। ये जो CO+3H2 है, इसको पूरा मिला के खाली H2 तो बन गया, आप खुश हो गए कि हाइड्रोजन तो बन गया, हमको तो हाइड्रोजन ही बनाना था, हाँ ठीक है,
लेकिन इन दोनों को मिला के सिन गैस बोलते हैं। सिन का मतलब सिंथेसिस गैस, ठीक है, बहुत सी चीज़ों को बनाने के काम में आता है। इस समय ये जो सिन गैस है ये कैसे बनता है? सिन गैस इज प्रोड्यूस बाय सीवेज, सॉडस्ट। भाई मोदी जी ने तो बोला ही था कि सीवेज से चाय बन सकती है। बगल में चाय बना रहा था एक आदमी गटर के पास, गटर ही था या कुछ और था, जो हो रहा है ये जो प्रोड्यूस, अरे यहाँ आ गया, स्क्रैप वुड बाई सॉडस्ट, स्क्रैप वुड। न्यूज़पेपर काम की चीज़ है, आपके घर में आती होगी, नहीं आती होगी तो पड़ोसी के आती होगी, मांग के ले आइए, हाइड्रोजन बनाइए उससे। अच्छा, ये जो सिन गैस, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस बाय कोल इज नोन एज कोल गैसिफिकेशन। रट्टा मार लीजिएगा इसको, क्या बोलते हैं? कोल गैसिफिकेशन। अब आगे लिखते हैं, आगे बात करते हैं। ये जो रिएक्शन मैंने सबसे ऊपर लिखा है यही कोल गैसिफिकेशन है, सिन गैस की प्रिपरेशन। मैंने क्या बोला था कि कोल से स्टीम पास करते हैं तो सिन गैस जब बनता है, सिन प्रोड्यूस होता है, तो लास्ट में लिखा था कोल गैसिफिकेशन। ये वो रिएक्शन, ये जो CO बन रहा है इससे और ज़्यादा हाइड्रोजन रिलीज किया जा सकता है। अगर इस CO को H2O से रिएक्ट करा दिया जाए आयरन क्रोमेट की प्रेजेंस में तो CO2 बनेगा और H2 बनेगा। ये H2 क्या मतलब इस CO से हमने ये H2 और बढ़ा दिया टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ H2। ये रिएक्शन हो रही है क्यों? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ H2। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ये वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इसको। अब इस रिएक्शन में CO2 बन रहा है। CO2 इज रिमूव बाय द स्क्रबिंग विद सोडियम आर्सेनाइड सोल्यूशन। ये सोडियम आर्सेनाइड का फॉर्मूला है, याद रखिएगा कि हाउ कैन बी रिमूव द CO2, और आपको कंपाउंड दे देगा तो आपको कंपाउंड नहीं याद रहेगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। प्रेजेंटली 77, अब इसको आप याद कर लेंगे, 77% H2 इज प्रोड्यूस बाई पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम सब्सटेंस से, 18% फ्रॉम कोल, कोयले से, 4% बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन, चाहे वो BaOH का हो, चाहे वो NaCl का हो, चाहे वो एसिडिफाइड वाटर हो, और 1% अदर सोर्सेस हैं, जैसे आपने जिंक से भी रिएक्ट कराया था, डाइल्यूटेड एसिड को, NaOH को भी रिएक्ट कराया था, तो वो अदर 1% है। फिजिकल प्रॉपर्टी, H2 इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कंबस्टिबल, जलता है भाई। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिजॉल्व नहीं होता। अच्छा, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में ट्राइटियम का सबसे ज़्यादा क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी की। ड्यूटेरियम का ज़्यादा है हाइड्रोजन से, क्या है? इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड बॉन्ड एनर्जी। ये कुछ नहीं है। अच्छा, कोवेलेंट रेडियस हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ड्यूटेरियम की नहीं, 37 पिकोमीटर, और आयनिक रेडियस होता है 208 पिकोमीटर। ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया था। अब चाहे तो डेटा देख सकते हैं NCERT में। मैंने यहाँ डेटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको डेटा ये आप याद करने लगेंगे, इस डेटा को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इन दोनों को याद करने की जरूरत पड़ेगी। केमिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की, पहली बात तो हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पर रिएक्टिव नहीं होता। अब हाइड्रोजन का एटम टूटेगा तभी रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने के लिए आप जब 2000 केल्विन टेम्परेचर तक जाते हैं तो केवल 0.08%, 0.081% H2 डिसोसिएट होता है, और जब आप और टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो डिसोसिएशन बढ़ता जाता है। 95%, 95.5% H2 आपका 5000 केल्विन पर ब्रेक डाउन होता है, लेकिन 100% अभी भी नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि आपको टेम्परेचर और ज़्यादा चाहिए होगा पूरा डिसोसिएट करने के लिए, लेकिन रिएक्ट कराने के लिए आपको, आप 2000 केल्विन से ऊपर जाएंगे तो ये बॉन्ड टूटना चालू हो जाएगा, डिसोसिएट। H2 इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, मैंने आपको बोला कि रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्ट नहीं करता है, समझ गए। तो अब इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं।
अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया कि ये रिएक्टिव जल्दी नहीं होता क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है, लेकिन जो रिएक्शन करता है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे रिएक्शन विद हैलोजन, तो हैलोजन फ्री रेडिकल रिएक्शन देता है हाइड्रोजन के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एल्केन के साथ देता था। वही रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी है और वही तरीका भी है। डार्क में डे लाइट, सनलाइट, हीट। रिएक्शन विद O2, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका यूज स्पेस क्राफ्ट में फ्यूल की तरह भी यूज किया जाता है इस रिएक्शन का। नाइट्रोजन के साथ हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाता है जिसमें आयरन कैटलिस्ट है और मोलिब्डेनम प्रमोटर है। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, आपको दिखेगा 673 केल्विन टेम्परेचर। एनसीईआरटी में आप बोलेंगे कि सर लो टेम्परेचर तो नहीं है, तो भैया आपको उंगली लगा के जलाना नहीं है, वो इसके लिए लो है, तुम्हारे लिए हाई होगा। रिएक्शन विद मेटल, एल्कली मेटल, स्पेशली एल्कली मेटल के साथ ये आयनिक हाइड्राइड बनाता है। यहाँ पर H माइनस के फॉर्म में रहता है। रिएक्शन विद मेटल आयन एंड मेटल ऑक्साइड, ये उन मेटल की बात हो रही है जिसकी रिएक्टिविटी आयरन से कम है। जैसे पैलेडियम का कोई सॉल्ट है, उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको H+ मिलेगा, या हाइड्रो जो भी यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर PdCl2 है तो यहाँ पर 2 HCl मिलेगा। अगर आप ऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वाटर प्लस आपको मेटल मिल जाएगा। हाइड्रोजन का यूज 3 ही नहीं है, 3 से ज़्यादा है, यहाँ जगह नहीं थी क्योंकि ज़्यादा नीचे लिखने पर आपको क्या है दिखता नहीं है, मतलब आपको दिखता क्या, बोर्ड में कुछ कट भी जाता है ना थोड़ा बहुत इसमें से। इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, सबसे सिंगल और लार्जेस्ट यूज इसका यही है इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। और अमोनिया से HNO3 और बाकी फर्टिलाइजर भी बनाए जाते हैं, इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर बनाने में भी इसका यूज हो रहा है, अमोनिया बनाने में तो यूज हो ही रहा है, HNO3 बनाने में भी इसका यूज हो रहा है। दूसरा है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल फैट, वनस्पति घी जिसको बोलते हैं, वो अनसेचुरेटेड फैट से सेचुरेटेड फैट में चेंज करते हैं। अनसेचुरेटेड ऑयल से हाइड्रोकार्बन से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज करते हैं। यूज्ड इन मेकिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेशली मीथेनॉल, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में इसका यूज है। अब तो पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनाएंगे, चाहे बेंजीन बनाइए, चाहे एसिटिक एसिड बनाइए, कुछ भी बनाइए, हाइड्रोजन की जरूरत तो पड़नी है। लेकिन जो स्पेशल यूज इसका है वो मीथेनॉल बनाने में है। और आप सोच रहे होंगे कि सर सबसे ज़्यादा जो लॉकडाउन में भीड़ जुटी वो तो इथेनॉल के लिए थी, फिर आप मीथेनॉल क्यों बनवा रहे हैं? भैया मेरा काम है पढ़ाना, दारू बेचना नहीं। तो CO+2H2 क्या देगा? CH3OH, मिथेनॉल। आगे इसका यूज और लिख देते हैं। देखिए हाइड्रोजन के कुछ और यूज हैं, पहले उसको देख लिया जाए। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। इन मेकिंग HCl, एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च यूज्ड इन द वेल्डिंग पर्पस। वेल्डिंग करते हैं हाइड्रोजन, लगभग 4000 केल्विन टेम्परेचर तक पहुँच जाता है वो। यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। It does not produce pollution, that's why it is used as fuel in fuel cell। फ्यूल सेल में यूज होता है। अब बात करते हैं हाइड्राइड की। हाइड्राइड जो होते हैं वो, पहला आयनिक हाइड्राइड, आयनिक कैरेक्टर हो सकता है इनका, कोवैलेंट कैरेक्टर हो सकता है। आयनिक हाइड्राइड जो होते हैं दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब सॉलिड स्टेट में होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं। और जब सॉलिड स्टेट में रहते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन इनका एक्वस सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। पर आप समझिए कि इनका अगर एक्वस सोल्यूशन आप बनाते हैं तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। आयनिक हाइड्राइड रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, मतलब आप पानी में डालते हैं तो ये पहले तो आग लग जाएगी भैया उसके अंदर। तो कहने का मतलब है कि आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए इसका यूज क्यों कर रहे हैं? आपको अर्थिंग की ज़रूरत है, NaCl डाल दीजिए ना उसके अंदर, और पानी बाल्टी से, लोहे वाली बाल्टी से मत डालिएगा।
पहले के ज़माने में ये सब होता था, अब तो ऐसा नहीं होता है। अब तो आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये सब कुछ होता भी है। एस ब्लॉक हाइड्राइड एग्जाम्पल है आयनिक हाइड्राइड का, एस ब्लॉक हाइड्राइड। अब जैसे BeH2 MgH2, अच्छा कुछ हद तक LiH भी आयनिक हाइड्राइड नहीं है, उसमें काफ़ी कोवेलेंट करेक्टर हो जाते हैं, लेकिन BeH2 तो पॉलीमेरिक नेचर का होता है, MgH2 पॉलीमेरिक नेचर का होता है, तो ये तो कोवेलेंट हाइड्राइड में चले जाते हैं। आयनिक हाइड्राइड रिएक्ट, ये बता ही दिया आपको कि LiH इज नॉन रिएक्टिव विद Cl2 एंड O2 एट मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब है रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा। अच्छा, नहीं रिएक्ट करता, इसलिए इनका यूज और दूसरे हाइड्राइड बनाने में क्या करते हैं। जैसे LiH का Al2Cl6 से रिएक्ट कराया जाए तो LiAlH4 बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि आप जानते हैं। LiH का B2H6 से रिएक्ट कराया जाए तो LiBH4, ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बिल्कुल वही है NaBH4 जैसा। अब बात करेंगे हम कोवेलेंट हाइड्राइड की। कोवेलेंट हाइड्राइड क्या है? कंपाउंड ऑफ H2 विद P ब्लॉक एलिमेंट। मोस्ट ऑफ द P ब्लॉक एलिमेंट दे आर वोलाटाइल। जैसे इसमें क्या था, ये नॉन वोलाटाइल, इसमें क्या है वोलाटाइल। जैसे CH4 है, अमोनिया है, वाटर है, ये सब क्या है, उड़ जाएंगे, वोलाटाइल। अब बात करते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड की। कोवेलेंट हाइड्राइड 3 टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और एक इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो है जिसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज वो है जिसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है और उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। और इलेक्ट्रॉन रिच वो हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है और उनके पास क्या है, लोन पेयर है, वो हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। मेटेलिक नॉन स्टोकियोमेट्रिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, मीनिंग क्या है इसका? मेटल के साथ हाइड्राइड बनेगा, मेटेलिक बोला जाएगा, लेकिन आयनिक नहीं बोला जाएगा। एस ब्लॉक वाले को नहीं लेंगे, मतलब इसके अंदर P ब्लॉक, मतलब इसके अंदर D ब्लॉक आ सकता है, F ब्लॉक आ सकता है, P ब्लॉक का भी मेटल आ सकता है। नॉन स्टोकियोमेट्रिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की हमेशा कमी होती है। जैसे लेंथेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, तो उसके साथ 3 हाइड्रोजन आना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि 2.87 एवरेज है, बट 2.87 हाइड्रोजन को रेती से काटोगे तो है नहीं, ये एवरेज है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड का मतलब है कि जब सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं तो सॉलिड क्रिस्टल के बीच बीच में जो छोटे छोटे जगह खाली रहती है, वॉइड जिसको बोलते हैं, उसमें जाके हाइड्रोजन फिट हो जाता है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ग्रुप 7, 8, 9 पीरियोडिक टेबल देखिएगा, ग्रुप 7, 8, 9 हाइड्राइड नहीं बनाते, बिल्कुल मार्क करिएगा इस बात को कि 7, 8, 9 हाइड्राइड नहीं बनाते। ग्रुप 6 में क्रोमियम है, जिसमें केवल क्रोमियम ही हाइड्राइड बनाता है, बाकी उस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हाइड्राइड नहीं बनाता। दे आर ऑलवेज नॉन स्टोकियोमेट्रिक और इनके पास हमेशा ही हाइड्रोजन की कमी होती है। हाइड्रोजन कहाँ ऑक्युपाई हो जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ क्रिस्टल। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इसके, देख लीजिएगा। दे हैव हाइड्रोजन स्टोरेज प्रॉपर्टी, किसमें? पैलेडियम में, प्लेटिनम में, निकल में। आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया इनको कि ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन एडजॉर्ब करते हैं, तभी तो कैटालिस्ट का काम करते हैं ये। अब बात करते हैं वाटर की। वाटर की मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी को एक साथ एक जगह पे लिख दिया है, वैल्यू आपको नहीं याद करनी है, आपको केवल ये याद करना है कि D2O का ज़्यादा है कि H2O का ज़्यादा है। तो H2O का केवल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, बाकी सब D2O का ही ज़्यादा है, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, डेंसिटी हो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो, विस्कोसिटी हो, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो, टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी हो। जैसे वाटर की डेंसिटी जो होती है मैक्सिमम, वो 4 सेल्सियस पे होती है, और D2O की जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा पे होती है, लगभग 12 सेल्सियस पे होती है। तो वो आप डेटा देख लेंगे, NCERT से डेटा देख लेंगे। एट वेरी लो टेम्परेचर वाटर क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक फॉर्म। भाई आइस का जो क्रिस्टल बनता है उसका अपना एक होगा ना भाई, कि हेक्सागोनल बनेगा, क्यूबिक बनेगा, ऑर्थोरोम्बिक बनेगा, कि ट्राइक्लिनिक बनेगा, तो वो क्यूबिक होता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, इसीलिए आइस वाटर पे क्या करता है, फ्लोट करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इन आइस इज 276 पिकोमीटर। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है वाटर का।
अब देखिए बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर में पहला तो ये एम्फोटेरिक नेचर, वैसे तो न्यूट्रल नेचर होता है लेकिन एम्फोटेरिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। अब देखिए ये H2O मैंने लिखा है, H2O क्या है, लोइस बेस है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है पर लोन पेयर ले नहीं सकता इसलिए लोइस एसिड नहीं है। अर्हेनियस एसिड बेस दोनों है, H+ दे सकता है, OH- दे सकता है। ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस दोनों है, H+ दे भी सकता है, H+ ले भी सकता है। तो इसलिए ये 5 याद रखिएगा। छठा केवल लुईस एसिड नहीं होता, बाकी सब होता है ये। अब देखिए वाटर एसिड की तरह वर्क कर रहा है बेस से रिएक्ट करके, और बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ रिएक्ट करके। वाटर सेल्फ आयोनाइजेशन भी करता है, खुद ही एसिड और बेस की दोनों की तरह वर्क करके ऐसा करता है। जैसे आपने एक वो मैं व्हाट्सएप पर एक वो आया था, एक वीडियो आया था, छोटा सा क्लिप आया था, उसमें क्या है कि एक आदमी क्या करता था कि अकेला था और लॉकडाउन हुआ तो अकेला था, तो कोई पत्ते खेलने वाला उसके साथ नहीं था, तो वो आमने सामने 2 जगह बैठा था। इस तरफ खेलता था, फिर शर्ट बदल के उस तरफ जाता था, उस तरफ खेलता था, फिर उधर से आता था तो वो शर्ट उतार देता था तो वापस टी शर्ट पे आ जाता था। तो वैसे ही है इसका भी, खुद ही खेल रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह वर्क करता है। जैसे देखो यहाँ Na से इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो क्या होगा, रिडक्शन। भाई इलेक्ट्रॉन लेना क्या होता है, रिडक्शन, तो किसकी तरह वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और यहाँ पर क्या हुआ कि O- ने इलेक्ट्रॉन दिया, O2 बदल दी, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। हाइड्रोलिसिस, बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस होती है, जैसे P4O10, मैंने सारे एग्जाम्पल यहाँ नहीं लिखे, मैंने वही एग्जाम्पल लिखे हैं जो आपको NCERT में दिए हुए हैं। P4O10 वाटर से रिएक्ट करके H3PO4 बनाता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। SiCl4 वाटर से रिएक्ट करके SiO2 बनाता है। और कोई N3-, अब मैंने Na3N ले लिया है, वाटर के साथ रिएक्ट करके जैसे अमोनिया और NaOH बना सकता है। हाइड्रेट फॉर्मेशन, अब पानी डायरेक्ट जुड़ जाए कहीं जाकर, टूटे ना, उसको हाइड्रेट बोलते हैं। जैसे CuSO4.5H2O है, तो ये CuSO4.5H2O में 5 H2O के मॉलिक्यूल में 2 तरह के वाटर मॉलिक्यूल है, 4 तो कोऑर्डिनेटेड है और 1 इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है। 4 H2O आर कोऑर्डिनेटेड एंड 1 इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। जैसे BaCl2 है .2H2O, तो ये इंटरस्टिशियल वाटर है, ये BaCl2 के क्रिस्टल के वॉइड में वाटर जाकर घुसा रहता है। अब बात करते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर की, अगली हेडिंग डाल दीजिए, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। बच्चों बात करते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर की। हार्ड वाटर क्या है, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट। यही क्या करता है, वाटर को हार्ड बना देता है। और हार्ड वाटर क्या करता है कि जो साबुन होता है उसके साथ झाग नहीं देता, लेदर नहीं देता। सॉफ्ट वाटर में ये चीज़ें नहीं रहती, इसीलिए उसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं। आप जो यूज करते हैं वो सॉफ्ट वाटर होता है। आगरा साइड का एरिया, दिल्ली साइड का एरिया का जो पानी आता है वो हार्ड वाटर है। वहाँ पे अगर आप पानी से कपड़े धोएंगे तो साबुन का दाग लगा रह जाता है कपड़ों पर, ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए। टाइप्स ऑफ हार्डनेस इन वाटर, टेम्परोरी हार्डनेस पहला, दूसरा परमानेंट है, पहला टेम्परोरी। टेम्परोरी होता है ड्यू टू बाइकार्बोनेट, CaSCO3 ट्वाइस एंड MgSCO3 ट्वाइस। इट कैन बी रिमूव्ड बाई, पहला तो बॉयल कर दो, अगर आपने बॉयल करा मतलब गरम करा तो MgOH ट्वाइस बनेगा, जो कि नीचे जब बैठ जाएगा पानी में, नीचे CO2 उड़ जाएगा, आपका पानी साफ़ हो जाएगा। साफ़ का मतलब साफ़ सुथरा हो जाएगा। CaSCO3 ट्वाइस हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, वो भी नीचे जाकर जम जाएगा, CO2 उड़ जाएगा, पानी में मिलकर पानी बन जाएगा और आपका पानी फिर एक बार क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, मृदुल हो जाएगा। क्लार्क मेथड, क्लार्क ने बोला कि CaOH ट्वाइस के साथ अगर इसको रिएक्ट कराया जाए टेम्परोरी हार्डनेस के लिए तो
इसको सॉफ्ट बनाया जा सकता है। जैसे CaHCO3 ट्वाइस CaOH ट्वाइस के साथ रिएक्ट करके CaCO3 बनेगा जो नीचे चला जाएगा, और ऐसे MgHCO3 ट्वाइस के साथ CaOH ट्वाइस बनाएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान नहीं देते, यहाँ पर MgOH ट्वाइस भी बनता है, ये बात का आपको ध्यान देना है। परमानेंट हार्डनेस इट इज ड्यू टू बाई क्लोराइड एंड सल्फेट की वजह से होता है। और रिमूव कैसे किया जा सकता है, कई मेथड है। पहला मेथड है इसका भाई वॉशिंग सोडा, ट्रीटमेंट विद वॉशिंग सोडा, Na2CO3 के साथ इसको रिएक्ट करा दो। M का मतलब क्या है, मैग्नीशियम या कैल्शियम। तो अगर क्लोराइड है मैग्नीशियम या कैल्शियम का, तो Na2CO3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा जो नीचे चला जाएगा। NaCl पानी में घुल जाएगा। आप क्या करिए, पानी को बॉयल करिए और निकाल लीजिए। MSO4 Na2CO3, यहाँ पर भी यही बात है। अच्छा, जो दूसरा परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का मेथड है वो काल्गन मेथड है, उसके बारे में बात करते हैं। जगह कम थी इसलिए नहीं लिखा है, ठीक है। देखिए अब बात करेंगे काल्गन मेथड की। इस कंपाउंड को काल्गन बोला जाता है, सोडियम मेटाहेक्साफॉस्फेट। ये आप बोल सकते हैं PO3 का होल 6 भी बोल सकते हैं आप इसको। ये एक्चुअली में Na2 बाहर होता है, फिर Na4 अंदर होता है, फिर PO3 का होल 6 होता है, ऐसे होता है। ये देखते हैं Na2 Na4 PO3 होल 6, ये कंपाउंड होता है। अब इस कंपाउंड को जब आप सॉल्ट से रिएक्ट कराते हैं, चाहे MgCl2 से, चाहे CaCl2 से, चाहे MgSO4 से, चाहे CaSO4 से, M कौन है हमारा, मैग्नीशियम है। क्या हर जगह पर M कौन है हमारा, मैग्नीशियम या कैल्शियम है। तो ये कंपाउंड देता है। ये M हमारा क्या है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए 2 Na इसमें से निकाल दिया गया और उसकी जगह पर कौन आ गया, M आ गया, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स एनायन, देखो ये एनायन है और ये कौन है, कैटायन है। तो कॉम्प्लेक्स एनायन कीप द Ca2+ Mg2+ यहाँ पर है इन द सॉल्यूशन। आयन एक्सचेंज या इसको जियोलाइट या परम्यूटाइट प्रोसेस भी बोला जाता है। इसके अंदर AlSiO4 यही जियोलाइट है। आप लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री में भी जियोलाइट के बारे में मैंने बताया था, ZSM5 के बारे में, पेट्रोलियम सब्सटेंस को बनाने का काम में आता है। तो ये अब क्या करता है कि यहाँ पर हमने इतने को Z मान लिया है, NCERT ने Z मान लिया तो मैंने भी Z मान लिया, Na Z बोल दिया। और यही क्या है हमारा, जियोलाइट है, परम्यूटाइट है। इसको हमने इससे रिएक्ट करा दिया, जैसे ये था यहाँ पर क्लोराइड या सल्फेट, तो हमारा ये MZ2 बन गया। Z कौन है हमारा, ये है, ठीक है, Z2 बन गया, +2 Na प्लस बाहर निकल गया। अब Na इसके साथ अगर Cl है तो ये NaCl हो गया, सल्फेट है तो Na2SO4 हो गया, ठीक है। जियोलाइट परम्यूटाइट कैन बी रीजनरेट, ये जैसे ये बना है इसको वापस से आप ये बना ले तो फिर से आप यूज कर सकते हैं ना भाई, आयन एक्सचेंज मेथड में। तो अब रीजनरेट कर सकते हैं इसको NaCl से ट्रीट करा के। सिंथेटिक रेजिन मेथड, ये भी एक आयन एक्सचेंज मेथड ही है, लेकिन मोर एफिशिएंट देन जियोलाइट प्रोसेस, इससे ज़्यादा एफिशिएंट है। इसमें RSO3H एक कंपाउंड लेते हैं, R क्या है, हाइड्रोकार्बन की चेन है, लेकिन इस पूरे को ही हम R मान ले रहे हैं। NaCl जब यहाँ से H निकलता है और यहाँ पर ये R, ये Na जाके जुड़ जाता है, ठीक है। तो हम पूरे को ना बोल के इतने को बोले तो ज़्यादा अच्छा है, क्यों भाई, इतने को ही पूरे को R मान लेते हैं। अब RNA इससे रिएक्ट करेगा, वही Ca2+ Mg2+, तो R2M बना देगा। अब ये R2M देखिए, इट इज ऑल्सो एन आयन एक्सचेंज प्रोसेस, मैंने बोला ही, वेयर कैटायन इज एक्सचेंज बाई H+ एंड एनायन इज एक्सचेंज बाई OH-। जैसे H+, एनायन एक्सचेंज का रिएक्शन आपको NCERT में नहीं दिया, लेकिन H+ कौन है, कैटायन है, तो कैटायन से एक्सचेंज कौन हुआ, Na+, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, H2O2 की। हाँ, ये एक रिएक्शन ये भी देख लीजिए कि RH है, यही R है और ये क्या है, H है, जिसको आपने डायरेक्ट रिएक्ट करा दिया इससे तो भी आपका ये बन जाएगा, समझ गए।
अब बात करते हैं किसकी, H2O2 की। अब बात करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की। सबसे पहले प्रिपरेशन। देखिए प्रिपरेशन के लिए पहला तरीका है कि BaO2.8H2O के क्रिस्टल को आप H2SO4 से रिएक्ट करा दीजिए, एक्वा सोल्यूशन ऑफ H2SO4 से। BaSO4 मिलेगा, वाटर मिलेगा और आपको H2O2 मिलेगा। दूसरा मेथड है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4। देखिए ये कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है ना, मैं समझाता हूँ। कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड का मतलब बाय हाई डेंसिटी करंट, ये एक टर्म है, बोला जाता है। लो डेंसिटी करंट यूज किया जाएगा तो डाइल्यूट H2SO4 का यूज किया जाएगा। H2SO4 टूटता है H+ और HSO4- में। अच्छा, एनोड पर HSO4- 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इस 2 इलेक्ट्रॉन को कैथोड पर यह हाइड्रोजन लेकर H2 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। लेकिन एनोड पे ही जब ये H2SO8 बनता है, जिसको हाइड्रोजन परऑक्सीडाइसल्फेट बोला जाता है, यहाँ हाइड्रोजन लिखना भूल गया हूँ मैं, हाइड्रोजन परऑक्सीडाइसल्फेट बोला जाता है। इसको जब वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो ये कैरोज एसिड बनाता है, कैरोज एसिड प्लस H2SO4। हाँ, आपके बुक में क्या करा गया है कि डायरेक्ट H2O2 यहीं बना दिया गया है, लेकिन एक्चुअली पहले ये कैरोज एसिड बनाता है। जब कैरोज एसिड को आप वाटर से रिएक्ट कराते हैं तब H2O2 बनता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस अगर कंसंट्रेटेड कंडीशन में कराएंगे तो H2O2 मिलेगा, और डाइल्यूट कंडीशन में कराएंगे तो H2O2 नहीं मिलेगा। तब O2 मिलता है एनोड पे और H2 मिलता है कैथोड पे। यहाँ भी H2 कैथोड पे मिलता है, लेकिन एनोड पर H2O2 मिलता है। ठीक है। दिस मेथड नाउ यूज्ड इन लैब फॉर प्रिपरेशन ऑफ D2O2। इस मेथड का यूज D2O2 में भी किया जाता है। ये आपका एक रिएक्शन दिया हुआ है। इंडस्ट्रियल मेथड, इसके अंदर क्या करते हैं कि 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, आपको NCERT में इथाइल बोला गया है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे इथाइल हो, या कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। 2 एल्काइल एंथ्राक्विनोल भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको इथाइल बोला गया है तो मैंने इथाइल ले लिया। O2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये वाला H और ये वाला H इस O2 से रिएक्ट कर जाता है और ये बनाता है H2O2। अब इसका नाम है 2 एथाइल एंथ्राक्विनोल, इस कंपाउंड का नाम है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, और आपको क्या मिलता है H2O2। ये इंडस्ट्रियल मेथड है। बहुत ध्यान रखेंगे कि आपसे जब इंडस्ट्रियल मेथड पूछा जाएगा तो आप इसी को बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए इन इंडस्ट्रियल मेथड only 1% H2O2 is formed, which can be concentrated up to 30% by distillation under reduced pressure. It can be further concentrated up to 85%। इसी मेथड से दोबारा बार बार इसी को करने पे 85% तक हो सके। 85% से ज़्यादा नहीं हो पाता। अब अगर आपको 85% से ज़्यादा भी करना है तो इसको ठंडा फ्रीजर में डाल दीजिए, जो पानी है वो आइस बन जाएगा और H2O2 बच जाएगा। आइस को अलग कर दीजिए, H2O2 आपको 100% प्योर मिल जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2O2, कलरलेस होता है और बहुत लाइट ब्लू कलर का होता है। वैसे कलरलेस ही मानते हैं, वेरी लाइट ब्लू ऐसे बोल सकते हैं, वेरी 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 ऐसे करके लोग। बॉइलिंग पॉइंट H2O2 का ज़्यादा होता है वाटर से, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का ज़्यादा होता है H2O2 से, ये ध्यान रखिएगा। हाइड्रेट ऑफ H2O2 इज H2O2.H2O, एक वाटर का मॉलिक्यूल इससे जुड़ जाता है। 30% सोल्यूशन ऑफ H2O2 को मार्केट में 100V H2O2 बोला जाता है, मार्केटेड एज। दैट मीन्स 1 लीटर 30% H2O2 STP पर 100 लीटर O2 देगा। इसकी मीनिंग होती है जैसे 10% H2O2 है, 10% H2O2 है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर 100V का मतलब 100 लीटर हो गया। मान लीजिए आपको 10V H2O2 दिया हुआ है, तो 10V H2O2 का मतलब उसका अगर 1 लीटर लेते हैं तो आपको 10 लीटर O2 मिलेगा। या 3%, जैसे 30 का 100 है तो 3 का कितना होगा, 10 हो जाएगा। स्ट्रक्चर आपको NCERT से बनाना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है स्ट्रक्चर। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर है इसके। इट हैज नॉन प्लेनर ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर वेयर डिफरेंट बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल इन गैस एंड सॉलिड फेज। सॉलिड फेज और गैस फेज में बॉन्ड एंगल अलग अलग है, बॉन्ड लेंथ अलग अलग है,
दो अलग अलग तरह का है, इसीलिए मैंने बोला आपको कि आप बना लीजिएगा और देख लीजिएगा किस में बॉन्ड छोटा है, किस में बड़ा है, किस में एंगल ज़्यादा है, किस में कम है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। केमिकल प्रॉपर्टी, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों की तरह वर्क करता है और दोनों ही मीडियम में, एसिडिक में भी और बेसिक। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन का मतलब क्या है कि जिसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं आप वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। जैसे Fe3+ में चेंज होगा Fe2+, ये Pb2+, ये सल्फर है, सल्फर क्या है यहाँ पर 0 में है और यहाँ पे +6 में चला गया, यहाँ पर जीरो में नहीं है, यहाँ पे -2 में, यहाँ पे -2 में और यहाँ पे 0 में चला गया। एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी सल्फर बाईवैलेंट या पॉलीवैलेंट एटम से जुड़ा हो तो ऑक्सीडेशन के बाद वो SO4 में चेंज होगा हमेशा। जैसे BaS है, FeS है मान लो, तो FeS है तो S जो है वो SO4 में चेंज होगा। ये अलग बात है कि Fe भी Fe3+ में चेंज हो जाता है। अगर आप यहीं पर FeS ले लेते और H2O2 ले लेते, मैं रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे Fe2SO4 थ्राइस मिलता है आपको, मतलब S SO4 में चेंज होगा और Fe3+ में चेंज हो जाएगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बाईवैलेंट या पॉलीवैलेंट के साथ है तो SO4 में, और मोनोवैलेंट के साथ है तो सल्फर बनाता है। अब जैसे ये SO4 नहीं बना रहा क्योंकि मोनोवैलेंट के साथ है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है। जैसे Na2S होता तो भी ये सल्फर ही बनाता। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बात करते हैं अब रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब जैसे मैंने ऑक्सीडाइजिंग एक्शन बताया था आप लोग को, तो यहाँ पर MnO4- एग्जाम्पल लिए गए हैं। MnO4- एसिडिक मीडियम में H2O2 से रिएक्ट करता है तो O2 बनाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, H2O2 क्या बनाएगा एसिडिक मीडियम में, O2 बनाएगा जब भी ये रिड्यूसिंग एक्शन शो करेगा। और यहाँ पे +7 से किस में चेंज हो जाएगा, +2 में। HOCl यहाँ पे +1 कंडीशन में है और यहाँ Cl किस में हो गया, माइनस में, ये रहा माइनस। H2O2 अभी मैंने बोला कि O2 में चेंज हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम, यहाँ पर O2 में जो यहाँ पर आपको जैसे वहाँ पर आपको बार बार H+ दिख रहा था, यहाँ पर आपको बार बार OH- दिखेगा। Fe2+ वाला आपने रिएक्शन पिछले में देखा था, वो Fe3+ बना रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 2OH-। Mn2+ H2O2 में, Mn4+ MnO2 भी बोल सकते हैं हम इसको, Mn4+ में चेंज हो जाता है और 2OH- बनाता है। रिड्यूसिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम, I2 I- में चेंज होगा, I2 किस में चेंज होगा, I- में। H2O2 किस में चेंज होगा, O2 में। ठीक है, जितना भी रिड्यूसिंग एक्शन देख रहे हैं सब में क्या हो रहा है, O2 में चेंज हो रहा है। यहाँ भी चेंज हो रहा है O2 में, यहाँ भी चेंज हो रहा है किस में, O2 में। MnO4- किस में, Mn4+ में, ये Mn4+ में चेंज होगा। बेसिक मीडियम में Mn4+ में ही चेंज होता है। वैसे Mn6+ में भी चेंज होता है, लेकिन वो बहुत कम बेसिक मीडियम होता है तब। ठीक है, अच्छा, स्टोरेज ऑफ H2O2 क्या होता है कि स्लोली डिकम्पोज करता है लाइट की प्रेजेंस में। स्लोली, धीरे धीरे क्या होता है, डिकम्पोज करता है, धीरे धीरे डिकम्पोज करता है। तो इस रिएक्शन को और बढ़ावा मिल जाता है जब ये मेटेलिक सरफेस या एल्कली मिल जाता है इसको, तो और तेजी से रिएक्शन होने लगता है। और ग्लास के कंटेनर में प्रेजेंट रहता है ये थोड़ा बहुत, तो इट इज देयर फॉर स्टोर्ड इन वैक्स लाइन ग्लास। ग्लास पे क्या करना है अपन को, वैक्स की लेपिंग कर देनी है चारों तरफ, या और प्लास्टिक वेसल इन डार्क, अंधेरे में करना है, लाइट में तो भैया रिएक्शन हो रही है, डिकम्पोज होने लग रहा है। अच्छा, यूरिया का यूज किया जा सकता है इसको स्टेबलाइज करने में, मतलब यूरिया डाल दीजिए तो ये रिएक्शन क्या होगी, नेगेटिव कैटालिस्ट की तरह यूज होता है यहाँ पर, ये भी याद रखिएगा, नेगेटिव कैटालिस्ट का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट। डस्ट में डस्ट क्या करता है, इनिशिएट कर देता है एक्सप्लोसिव रिएक्शन। याद रखिएगा कि डस्ट क्या करता है, इनिशिएट करेगा एक्सप्लोसिव रिएक्शन। यूज ऑफ H2O2 है ना, देखिए H2O2 का यूज होता है, एक तो एंटीसेप्टिक है, परहाइड्रोल के नाम से मार्केट में मिलता है ये, एंड माइल्ड
डिसइंफेक्टेंट। एक मैं आपको आसान यूज बताता हूँ। जैसे गरीबी के दिन में हम लोग क्या करते थे कि 200-300 रुपये का जूता खरीदते थे लेदर वाला, ठीक है। तो लेदर वाला जूता खरीदते थे तो पॉलिश खरीदने के लिए पैसा नहीं रहता था, और ब्रश पॉलिश इन सब के लिए पैसा रहता नहीं था। और अच्छी जो पॉलिश होती है चेरी की और इन सब की जो पॉलिश होती है वो लिक्विड वाली, वो लोग हम लोग अपने दोस्तों के पास देखते थे, पर हम लोगों ने कभी उनको ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारे पास नहीं है। तो हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट तो थे ही, तो मैं क्या करता था कि H2O2 लेकर आता था, और पहले उसका डस्ट कपड़े से साफ करके उसके ऊपर H2O2 रुई से लगा के, लेदर शूज़ पर रुई से लगा के उसको धूप में रख देता था। धूप में रखता था तो जितने भी डस्ट जो भी अनवांटेड अनडिजायर्ड जो पार्टिकल रहते थे उसके, वो सब ऑक्सीडाइज हो जाते थे, और कपड़े से फिर झाड़ दो पूरा एकदम नया हो जाता था। तो आपके पास एक अच्छा तरीका है, वैसे आप लोग गरीब नहीं हैं, ठीक है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम परबोरेट एंड सोडियम परकार्बोनेट, ये भी एक यूज है भाई, NCERT में तो दिया ही हुआ है। इन द सिंथेसिस ऑफ टार्टरिक एसिड, हाइड्रोक्विनोन एंड सिफेलोस्पोरिन, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड है ये, ठीक है। एज ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है इसका। इन पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, डोमेस्टिक एंड इन्फ्लुएंट जो वेस्टेज निकलते हैं उसके ट्रीटमेंट में, सीवेज ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है, और साइनाइड प्रोडक्ट के ऑक्सीडेशन में इसका यूज होता है। अब अपना एक टॉपिक बचता है हैवी वाटर, D2O। बनाना कैसे है? बनाना तो पानी से ही है, पानी के अंदर ही D2O होता है। आपको क्या करना है, बाकी पानी को उड़ा देना है, बचा हुआ D2O हो जाएगा। अब पानी को उड़ाना कैसे? इलेक्ट्रोलिसिस से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एग्जॉसिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब पानी को उड़ाते जाना है इलेक्ट्रोलिसिस से, और जो बचेगा लास्ट में वो क्या होगा? D2O होगा। या कुछ नहीं है, आपको D2O बनाने की इच्छा, बहुत ज़्यादा इच्छा, मैं बताता हूँ आपको। आप क्या करिए, आपके घर में वो इमर्सन रॉड होगी, जिससे आप ठंड के दिन में पानी गर्म करते हैं, उसको डाल दीजिए प्लास्टिक की बाल्टी में, ठीक। अब एक काम करिए कि आप 10 बाल्टी पानी इस पहले हर बार क्या करिए, उसको 1/10 कर दीजिए, हर बार 1/10 कर दीजिए, इलेक्ट्रोलाइज कर करके पानी उड़ता जाएगा 1/10 हो जाए। अब 1/10 हो गया तो उसको अलग कर लो, फिर दूसरी बाल्टी, तीसरी बाल्टी, ऐसे 10 बाल्टी का 1/10 करके एक बाल्टी में वापस डाल दो। अब क्या होगा, पूरी बाल्टी भर गई। अब फिर इलेक्ट्रोलाइज करो। अब जब 1/10 बचेगा तो उसमें काफ़ी मात्रा में आपको D2O मिलेगा। D2O इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटेरियम कंपाउंड। अच्छा, ये यूज्ड है मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन्स तेजी से निकलते हैं उसको ये रोक देता है, उनकी स्पीड को एब्जॉर्ब कर लेता है। D2O इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ड्यूटेरियम कंपाउंड। ड्यूटेरियम कंपाउंड, ड्यूटेरियम लाने से अच्छा कि D2O लेकर आओ, वो आसान पड़ता है। तो D2O, जैसे आपको ये एसिटिलीन है, लेकिन हाइड्रोजन का नहीं, ड्यूटेरियम का। ये सारा रिएक्शन, जैसे ये H2SO4 की जगह पे क्या बना दिया, D2SO4। जैसे यहाँ CH4 की जगह पे क्या बना दिया, CD4। जैसे AlOH थ्राइस की जगह पे AlOD थ्राइस। मैंने ये रिएक्शन आपको कार्बाइड वाले बताए हैं अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। कुछ दिन पहले क्या, शायद मैंने बताया है आपको, मुझे याद नहीं आ रहा। एल्केन वाले हाइड्रोकार्बन में ही पढ़ा है। अच्छा, एक बात और आपको बतानी है, वो ये कि अब इसके अंदर एक टॉपिक बचता है जो मुझे केवल लिखना है उसको, तो आप उसको अपने NCERT से लिख लीजिएगा। उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन एज फ्यूल। हाइड्रोजन एज फ्यूल, और वो उसका एक कॉलम दिया हुआ है कि हाइड्रोजन एज फ्यूल में पर ग्राम पर लीटर कैसे होगा, पर ग्राम कैसे होगा, और बाकी फ्यूल के बारे में भी कंपैरिजन किया हुआ है, उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। नमस्कार।